Hello and welcome to the Legacy IAS. So today we are going to cover a topic जो रिलेटेड है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके। वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जो एस्पायरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो और उन प्रोटेस्ट करते समय क्या हुआ है कि अभी पुलिस ने एक्शन लिया है, लाठी चार्ज किया है। तो आज हम इस पूरे सेशन में ये समझेंगे कि प्रोटेस्ट करने के पीछे क्या वजह थी, और दूसरा ये क्या पुलिस कैन बीट द प्रोटेस्टर्स और नॉट। अगर वो पुलिस प्रोटेस्टर्स को मार सकती है, एक्शन ले सकती है, तो कौन से कानून के आधार पे ये कर सकती है, और इस पे कोर्ट का क्या रवैया रहा है। कोर्ट ने कई डिफरेंट केसेस में इस मामले में सुनवाई की है और कोर्ट किस नतीजे पर पहुंची है प्रोटेस्ट को लेके, ये सारा मामला एक एक करके हम समझेंगे। आपको वीडियो में अंत तक रहना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स और साथियों के साथ शेयर भी करो। तो शुरू करते हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट है बेसिकली ये रिलेटेड है बीपीएससी एस्पायरेंट्स जो है। तो वहां पे बीपीएससी ने एक एग्जाम जो है एक पर्टिकुलर सेंटर पे, जिसको बापू परीक्षा परिसर सेंटर बोलते हो, वहां पे री एग्जाम करने के लिए बोला है। देखो बीपीएससी क्या है, जैसे कि यूपीएससी या सेंट्रल लेवल की एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस, ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। जहां पे हम जो आज बात कर रहे हैं वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। यह भी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि केपीएससी कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये वहां पे स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती हैं जैसे कि एसडीएम से रिलेटेड या फॉर एग्जांपल डीएसपी डिप्टी एसपी के रिलेटेड, उन एग्जाम को ये कंडक्ट कराते हैं। तो मामला इसका क्या है वो हम समझेंगे अभी। ये बीपीएससी का 17th एक्चुअली ये कंबाइंड जो सिविल सर्विस की जो उनकी एग्जाम थी वो थी। इसमें जो मामला ये आया है कि पेपर लीक हुआ है और इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक दो सेंटर पे, जो एक सेंटर है वहां पे दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराने की बात की गई है। तो ये जो एग्जाम थी इसमें टोटल आपकी 2000 से ज्यादा वैकेंसी थी, जो एक बहुत ज्यादा वैकेंसी समझी जाती है, क्योंकि 2000 प्लस वैकेंसी आना कोई इजी बात नहीं होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मामला है। और इसमें एसडीएम से रिलेटेड कम से कम 200 पोस्ट थी। तो ये भी माना जाता है कि अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी दी गई थी। एसडीएम से रिलेटेड 200 आपको वैकेंसी मिल गई थी। एक ही बार में आपको 2000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे थी। आगे बढ़ते हैं अभी। तो आगे जब हम बढ़े, फॉर एग्जाम्पल ओवरव्यू इशू का क्या है, इशू से रिलेटेड अगर हम ओवरव्यू देखें तो इसका ओवरव्यू ये है आपका कि एग्जाम हुई थी ये 13 दिसंबर को कंडक्ट हुई थी। कब हुई थी एग्जाम? 13 दिसंबर को कंडक्ट हुई थी। कम से कम बिहार के 912 अक्रॉस सेंटर्स है वहां पे। टोटल 3.8 लाख कैंडिडेट इसमें अपियर हुए थे। और इसमें जो इंसिडेंट आया था वो आया था एक इस एग्जाम सेंटर रिलेटेड बापू परीक्षा परिषद। इसमें जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो एग्जाम सेंटर है बापू परीक्षा परिषद, यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उस क्वेश्चन पेपर को देते समय सम डिले हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग एग्जाम को सही से सही टाइम पे नहीं दे पाए थे। और इसी वजह से और एक ये भी हुआ था कि कई जगह पेपर लीक के भी आरोप लगे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज हम किसी भी स्टेट को देख लें, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम वो लोग कंडक्ट कराए, चाहे राजस्थान का नाम ले लो, बिहार का नाम ले लो, आप कर्नाटका का नाम ले लो, कहीं पे भी वहां पे पेपर लीक के मामले बहुत सामने आए हैं। एग्जाम को दोबारा से रिकनेक्ट कराया गया है। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो खराब होता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ठीक है, तो ये इसमें मामला था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बीपीएससी है उसने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट होने के बाद उन्होंने ये पाया कि यस वहां पे जो क्वेश्चन पेपर दिया गया तो उसमें डिले हुआ, जिसकी वजह से बीपीएससी ने एक्शन लिया कि जो एग्जाम एट बापू परीक्षा परिसर कैंसिल्ड और वहां पे हम दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है बापू परीक्षा परिसर, ये बहुत बड़ा सेंटर है। इसमें यहाँ पे 12,000 जो है ना एस्पायरेंट्स थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने एग्जाम दिया था। इस सेंटर पर लगभग 20,000 स्टूडेंट्स एक साथ एग्जाम दे सकते हैं। वो अलग बात है कि सरकार सही से एग्जाम कंडक्ट करा नहीं पाती है। उसके बाद हम देते हैं कि जो रीजन फॉर प्रोटेस्ट क्या था। तो रीजन फॉर प्रोटेस्ट देखें, सबसे पहले एलिज्ड इश्यूज इन अदर सेंटर्स आल्सो, जैसे बिहार जो परिसर थे वैसे ही अदर सेंटर पे भी इशू आया। और ये इशू आया, पेपर लीक का मामला सामने आया। और एक और मामला जो पेचीदा मामला सामने आया वो ये आया है कि कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सेम क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉक पेपर्स ऑफ द अदर कोचिंग। जो अदर कोचिंग सेंटर्स थे वहां पे उन्होंने जो भी मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए थे
वो मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हूबहू सेम क्वेश्चंस इस जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विस की जो प्रीलिम्स एग्जाम थी वहां पे भी पाए गए हैं। एक दो क्वेश्चन हो तो अलग बात है, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा माना गया है कि ये संयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जो क्वेश्चन की क्वालिटी थी जो प्रीलिम्स एग्जाम में, वो क्वालिटी का जो स्तर था वो पुलिस की जो भर्तियां हो रही थी वैसा स्तर था, तो इसलिए स्टूडेंट थोड़े नाराज थे। इसलिए क्या हुआ, री एग्जाम ओनली फॉर वन सेंटर डीम्ड अनफेयर। उन्होंने ये बोला कि सिर्फ एक सेंटर में जहां पे 12,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, अगर आप सिर्फ उसी सेंटर पे एग्जाम रिकनेक्ट करोगे तो जो दूसरे सेंटर्स के स्टूडेंट हैं उनको लग रहा है कि उनके साथ ये ज्यादती हुई है। तो और दूसरा प्रॉब्लम था नॉर्मलाइजेशन का। खैर ये नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं हुआ था, बीपीएससी ने इस मामले को टाल दिया था, इस पर भी बहुत सारा प्रोटेस्ट चला था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक हमने स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहे हैं, ट्विटर से हमने निकाला है, इसमें कितनी सच्चाई है तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा। इसमें क्या आरोप लगा है कि कई सारे सवाल खान जीएस कोचिंग सेंटर के टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट मेल खाते हैं। एक सवाल होता तो हम इग्नोर कर सकते थे, पर सवालों की लिस्ट काफी लंबी है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, भ्रष्टाचार है, आयोग एवं कोचिंग संस्थानों की मिलीभगत है, ऐसा इसमें आरोप लगा है। और मैंने भी इसमें देखा है कई सारे ऐसे थे, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो भी क्वेश्चन इवन एबीसीडी भी सेम थे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर ये ले लो, ओके, एक वही क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया है, ठीक है ना, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है वो बाद में पता चलेगी। उसके बाद मामला आता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो मामला था, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली एक फार्मूला होता है। जब भी कोई एग्जाम दो तीन डिफरेंट शिफ्ट में होती है, तो दो तीन डिफरेंट शिफ्ट में जब भी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, तो वहां पे क्या होता है कि ये हो सकता है एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इजी हो सकता है, दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसीलिए हमको नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लाते हैं। उस फार्मूले के हिसाब से फॉर एग्जांपल कोई शिफ्ट ए, जैसे एग्जांपल अगर कोई एग्जाम कंडक्ट हो रही है जैसे शिफ्ट ए में, तो शिफ्ट ए में जब एग्जाम कंडक्ट हो उसमें पेपर इजी आया है और उसमें एवरेज स्कोर 75 निकला है, और शिफ्ट बी अगर दूसरे शिफ्ट में अगर पेपर हो रहा है तो वहां पे टफ पेपर हो जाएगा, तो वहां पे एवरेज स्कोर अगर 65 आया है तो क्या करेंगे नॉर्मलाइजेशन में कि शिफ्ट बी स्कोर्स आर एडजस्टेड अपवर्ड्स। जो शिफ्ट बी के जो स्टूडेंट हैं उनका जो स्कोर है उनको बढ़ा दिया जाएगा, या शिफ्ट ए के जो स्कोर है उनको स्कोर को कम कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हो रही है, जैसे एक 9 to 11 PM और दूसरा एग्जाम 2 to 4 PM, तो 2 to 4 को डिफरेंट क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा, सेम आप दे नहीं सकते क्योंकि सेम ऑलरेडी आपने मॉर्निंग में दे दिया है। तो इसी वजह से कुछ भी, अब क्वेश्चन तो सेम होंगे नहीं, तो ऐसा हो सकता है किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होगा, किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर इजी होगा, तो वहां पे हम नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला, हाउ यू आर कमिंग इनटू दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन, कि कैसे आपको जो मार्क्स हैं उनको एडजस्ट करोगे। तो इसलिए इस बार क्या हुआ, बीपीएससी ने बोला कि ठीक है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं कराएंगे। उसके बाद हम आते हैं आगे आगे जब हम बढ़े, फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट में कई सारी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक जो नेता थे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। उसमें फॉर एग्जांपल अगेन इसमें गलत भी नहीं है, डेफिनेटली जो अपोजिशन है उनको साथ देना चाहिए। जैसे एक प्रोटेस्ट ये लीड बाई प्रशांत किशोर, वो जन स्वराज पार्टी का लीडर है जो बिहार की नई पॉलिटिकल पार्टी है। इन्होंने स्टूडेंट को बुलाया और बुला के बोला गांधी मैदान में हम लोग आ जाते हैं, फिर हम नीतीश कुमार से जो बिहार के सीएम है उनसे बात करेंगे। इसी प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया है कि लाठी चार्ज करना पड़ा बहुत सारा। आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिस ने लाठी चार्ज यूज किया, वाटर कैनन यूज किया है पूरे प्रोटेस्ट में। तो अगला मुद्दा हमारे इस सेशन का यही है, क्या पुलिस ऐसा कर सकती है कि नहीं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जो दूसरे पार्ट है, तो कैन पुलिस बीट पीसफुल प्रोटेस्टर्स और नॉट, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम स्टूडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में देखें तो स्टूडेंट के पास कोई अधिकार है या नहीं, तो आंसर है कि जो भी आपने फंडामेंटल राइट अगर पढ़ा हो, अगर आपने लक्ष्मीकांत सही से पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि यस 19(1)(b जो है आर्टिकल नंबर 19, वो देता है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ये हमको एक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार हमको मिलता है अंडर आर्टिकल 19(1)(b, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जो भी मैंने बोला जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो फंडामेंटल राइट जो है वो क्वालिफाइड इन नेचर है। दैट मींस जो अथॉरिटी है, स्टेट है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, और वही रिस्ट्रिक्शंस आपके आर्टिकल नंबर 19(3) में मेंशन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, वो लग सकते हैं। पुलिस एक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनल एंड जस्टिफाइड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि यस
जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास संविधान में फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। और ये ध्यान रखा जाए जब भी वो असेंबल हो तो वो आर्म्स का यूज ना करें। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमने देखा था जो स्टूडेंट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आर्म्स का कोई इस्तेमाल नहीं करे थे। हमने देखा था कि कुछ स्टूडेंट साइलेंटली पीसफुली प्रोटेस्ट करे थे, वहां पे भी लाठीचार्ज हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक्शन सही नहीं माना जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल तो लीगल एक्शंस, लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं। जो नया कानून आया था इसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी था उसको चेंज कर दिया गया। अंडर भारतीय न्याय संहिता अगर हम देखें तो उसमें सेक्शन एक है, सेक्शन 189। सेक्शन 189 क्या बोलता है, इट डिफाइन एंड पिनलाइजेस अनलॉफुल असेंबलीज। जो सेक्शन 189 इट डिफाइन एंड पिनलाइज द अनलॉफुल असेंबलीज। तो इसके अंडर भी स्टेट कैन टेक एक्शंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो क्या बोलता है, उसके साथ जो सेक्शन 148 है दैट टॉक्स अबाउट डिसबर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबलीज यूजिंग द फोर्स। इसका मतलब अंडर सेक्शन 148 अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसके अंडर पुलिस एक्शन ले सकती है। और उसी में सेक्शन 170 में भी यही बात बोली है, प्रिवेंटिव अरेस्ट टू स्टॉप कॉग्निजेबल ऑफेंस। करेक्ट, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है अगर आप कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहे हो। आपको कमेंट करके बताना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैन फोर्स बी यूज्ड, फोर्स का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने कुछ कंडीशंस आपको बताई हैं। पुलिस कैन यूज फोर्स ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस है, व्हेन असेंबली बिकम्स अनलॉफुल। असेंबली बिकम्स अनलॉफुल मतलब जब भी थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर, जब भी कोई असेंबली हो इट इज गोइंग टू थ्रेटन द पब्लिक ऑर्डर, उस समय डेफिनेटली आप पुलिस फोर्स यूज कर सकते हो। और आफ्टर इशूइंग द वार्निंग टू डिसबर्स अंडर सेक्शन 148, अगर आपने वार्निंग उनको दे दी है उस समय वार्निंग के बाद भी इफ दे आर नॉट गोइंग, they are not moving away from that place, definitely police force can be used। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रोटेस्ट करना है, आप पूरा रोड पे बैठ गए, एक्सप्रेस वे पे बैठ गए, रेलवे ट्रैक पे बैठ गए, तो डेफिनेटली आपका इवन पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन ये एक प्रोटेस्ट पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको वार्निंग इशू की गई है, इफ यू आर नॉट एक्चुअली adhering to that warning, then action can be taken against you। and in emergencies also to prevent cognizable offense under section 170। but again force against peaceful protest is a violation of rights and we can be challenged in the court। that means अगर कोई भी लोग असेंबली जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ पीपल, बट वे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विदाउट आर्म्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट थ्रेटनिंग एनी पब्लिक ऑर्डर, दे आर नॉट एक्चुअली ब्लॉकिंग एनी रोड्स, एनी रेलवे ट्रैक्स, तो यहाँ पे आप फोर्स यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये उनका अधिकार है। जैसे कोई रामलीला मैदान में जाके बैठ गया, पटना के गांधी मैदान में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट माना जाएगा, वहां पे आप फोर्स यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जुडिशल प्रेसिडेंट क्या है, जुडिशरी ने इसके बारे में क्या बोला है, अगर हम वो चीज समझने की कोशिश करें तो जुडिशरी ने फॉर एग्जांपल एक केस था हिम्मत लाल वर्सेस शाह। ओके, एक केस था फॉर एग्जांपल हिम्मत लाल वर्सेस शाह, कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद। यहाँ पे अफर्म द राइट टू पीसफुल असेंबली विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या पुलिस ने बोला है यहाँ पे, जुडिशरी सेज दैट यस, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स होते हैं, दे हैव राइट टू पीसफुल असेंबली अंडर आर्टिकल नंबर 19 बट विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। वहीं पे एक और केस था रामलीला मैदान इंसिडेंट। आपने इंसिडेंट सुना होगा, बाबा रामदेव जब वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, या उस समय क्या हुआ था कि मिडनाइट में पुलिस ने आके वहां पे डिस्पर्स कर दिया था, इसमें एक लेडी का डेथ हो गया था। तो इस मामले में रामलीला मैदान इंसिडेंट में भी क्या बोला है, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स ड्यूरिंग ए पीसफुल प्रोटेस्ट वाज कंडेम्ड। क्या हुआ, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स ड्यूरिंग ए पीसफुल प्रोटेस्ट कंडेम्ड। एक और केस था कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, उसमें भी बोला हाईलाइटेड द बैलेंस बिटवीन पब्लिक सेफ्टी एंड राइट टू प्रोटेस्ट, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। करेक्ट है, क्लियर। नाउ कंक्लूजन इसका यही है कि पीसफुल प्रोटेस्ट बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इससे कोई नहीं बोल सकता है कि इट इज नॉट ए राइट, इट इज बेसिकली ए राइट। करेक्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है and must be protected, yes, and police can act only when protest violate the public order or legal provisions
An excessive or unjustified use of force against peaceful protesters is unlawful and can be legally challenged. तो हमने जैसे अभी यहाँ पे देखा है कि कई ऐसे आरोप लगे, मीडिया में ऐसी खबरें आई, जो स्टूडेंट थे, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कि एग्जाम के जो एस्पायरेंट्स थे वो स्टूडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो बिहार पुलिस है, बिहार की अथॉरिटी है, उन्होंने एक्सेसिव फोर्स यूज किया हुआ है, और उनके ऊपर फॉर एग्जांपल वो पीसफुल जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल फोर्स आपको यूज करना है, बट उन्होंने एक्सेसिव यूज किया है। अब इस पे फॉर एग्जांपल कोर्ट क्या नजरिया लेता है, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, अगर कोई इससे रिलेटेड अगर जाता है फॉर एग्जांपल कोर्ट में, तो वो कोर्ट ही बताएगा। लेकिन हमें जहां तक पता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, ओके, दैट विदाउट आर्म्स and if without actually threatening any public order, it is your constitutional right under constitution. but इसके बिकॉज हमारा सेशन ये खत्म होता है, लेकिन हमारी सहानुभूति है उन सभी स्टूडेंट के साथ जिन्होंने रातों रात पढ़ाई करके एग्जाम की तैयारी की है, और सुबह जाके उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके लिए मैं भारत सरकार और राज्य सरकार सभी से अपील यही करूंगा कि आप एक ऐसी कमेटी गठित करें ताकि आप इन गवर्नमेंट एग्जाम को आप ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करा सकें। जहां पे पेपर लीक का मामला आता है उसमें फॉर एग्जांपल मैंने सुना था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लॉ भी लाए थे कि जब पेपर लीक वगैरह होगा उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो वैसा ही सारे स्टेट को करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन सब मामलों में दखल देनी चाहिए अपने अधिकारों के हिसाब से, ताकि ये जो स्टूडेंट है उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। इसी के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं। अगर आप नए थे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।